बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। CS502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम या फिर फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा लेक्चर नंबर 38 है। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल की एसटी लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों आज के लेक्चर में आपने सिर्फ ओनली कंसेप्ट को जो है वो समझना है और कुछ नहीं करना। क्योंकि दोस्तों आज के लेक्चर में आपके सिर्फ मैक्सिमम 2 या 3 MCQs आ सकते हैं पेपर में, या फिर आज के लेक्चर को करने के बाद ये लेक्चर नंबर 38 में से सिर्फ आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ वो आ सकता है। यानी एक शॉर्ट क्वेश्चन और 2 या 3 MCQs के अलावा आज के इस लेक्चर 38 में से आपको कुछ भी नहीं आएगा। सो इसलिए आपने सिर्फ कंसेप्ट को ज़्यादा जो है वो टेंशन नहीं लेनी इसकी में, ये नहीं कि इतनी मुश्किल ये चीज़ें क्या आ रही हैं। सो इसमें आपने सिर्फ आज वाले कंसेप्ट को समझना लेक्चर 38 में, और लेक्चर को कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सो दोस्तों यहाँ पे टॉपिक नंबर 9.4 को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस में कल एक डेफिनेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी वो छोड़ गया था टॉपिक नंबर 9.3 के अंदर, जिसके में हमने ये पढ़ा था। ये टॉपिक नंबर 9.3 में हमने पढ़ा पॉलिनोमियल टाइम वेरिफिकेशन, जिसमें मैंने आपको हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम के बारे में बताया था और उसके बाद डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि हैमिल्टोनियन प्रॉब्लम क्या होती है। इसको मैंने अच्छे से आपको समझाया था। ठीक है जी। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है जो आपको आज के लेक्चर में 2 नंबर की डेफिनेशन अगर आई तो ये वाली आएगी। वो कौन सी डेफिनेशन है? व्हाट इज सर्टिफिकेट, कि ये सर्टिफिकेट क्या होता है। अब दोस्तों अगर हम सर्टिफिकेट की बात करें तो सबसे पहले ये इसकी डेफिनेशन है, तो आपने पेपर में बेसिकली अगर ये डेफिनेशन आती है 3 नंबर में आपको आएगी, तो आपने फिर यहाँ से लेकर द पीस ऑफ से लेकर यहाँ तक इसको कंप्लीट लिखना है पेपर में, तो आपको इसके इंशाल्लाह 3 नंबर कंप्लीट मिलेंगे। क्योंकि इसमें बेसिकली मैं आपको क्या करवाऊंगा, आपको सबसे पहले सर्टिफिकेट की डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद दोस्तों उसकी 2 एग्जाम्पल जो है वो साथ करवाऊंगा। तो चलें, सबसे पहले कहते हैं द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अलाउज वेरिफिकेशन इज कॉल्ड अ सर्टिफिकेट। कहता है सर्टिफिकेट क्या होता है, बेसिकली हमारे पास हमारी मालूमात का, हमारी इंफॉर्मेशन मीन मालूमात का वो पीस यानी टुकड़ा होता है जो हमें इस बात की परमिशन देता है कि हम अपने एल्गोरिदम को क्या कर सकें, उसकी वेरिफिकेशन कर सकें। ठीक है, तो उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं जी, सर्टिफिकेट कहते हैं। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहता है नोट डैट, यहाँ तक इसकी मेन डेफिनेशन थी वो कवर कंप्लीट होगी। आगे नोट डैट नॉट ऑल प्रॉब्लम्स हैव डैट प्रॉपर्टी हैव द प्रॉपर्टी डैट दे आर इजी टू वेरीफाई। कहता है ये बात याद रखना कि दुनिया में तमाम की तमाम जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो एल्गोरिदम्स होते हैं उनको वेरीफाई करना इतना इजी नहीं होता। आगे उसने इसी बात को जो उसने बताया है इसको आगे एक्सप्लेन किया है 2 एग्जाम्पल के साथ। पहले एग्जाम्पल में उसने दिया, कहता है UHC इक्वल टू गिवन अ ग्राफ, ये जो उसने लिखा हुआ है बेसिकली इसको हम पढ़ते हैं, गिवन अ ग्राफ सच डैट जी मतलब ग्राफ सच डैट G हैज़ अ यूनिक हैमिल्टोनियन साइकिल। वो बेसिकली कह रहा है जनाब हमारे पास बेसिकली एक ग्राफ गिवन है और उस ग्राफ के अंदर क्या पाया जा रहा है कि यूनिक हैमिल्टोनियन साइकिल जो है वो पाया जा रहा है। ये आपकी पहली एग्जांपल है इस के हवाले से, सर्टिफिकेट के हवाले से। दूसरी कहता है HC बार इक्वल टू गिवन अ ग्राफ सच डैट G हैज़ नो हैमिल्टोनियन साइकिल। अब इस प्रॉब्लम में वो कह रहा है कि बेसिकली आपके पास एक ग्राफ है और उस ग्राफ के अंदर कोई भी आपके पास हैमिल्टोनियन साइकिल मौजूद नहीं है। सो आपने पेपर में अगर आपको ये डेफिनेशन आती है 3 नंबर में, तो आपने ये डेफिनेशन, उसके बाद ये जो नोट डैट वाला पॉइंट है ये लिखना है और उसके बाद ये 2 एग्जाम्पल आपने लिख देनी है, तो आपका 3 नंबर का जो शॉर्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो इसको करने के बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट जितना दोस्तों पढ़ाने जा रहा हूँ, बाकी अभी जितना भी आप पढ़ाऊंगा वो सारे सिर्फ आपके 2 या 3 MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। जो मेन 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन था वो यही था जो मैंने आपको अभी आपको करवा दिया। उसके बाद देन आप जल्दी बस अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, क्योंकि 2 या 3 MCQs अब सिर्फ आएंगे, बाकी इसमें अब कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। सो अब आते थे क्लास NP। ये क्लास NP के बारे में मैं आपको प्रीवियस भी बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ। द क्लास NP इज अ सेट ऑफ ऑल प्रॉब्लम। कहता है बेसिकली क्लास NP वो होती है जिसमें हमारे पास वो तमाम की तमाम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं दैट कैन बी वाइफाइड बाय अ पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम। कहता है जिनको हम जो है वो अपने पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम के साथ जो है वो क्या करते हैं जी, वेरीफाई करते हैं। वाई इज द सेट कॉल्ड NP एंड नॉट VP। कहता है वाई, ऐसा क्यों है कि हम ये कहते हैं कि जो इसमें जो सेट है वो NP है बल्कि NP नहीं है। मतलब कहता है हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम कह रहे हैं कि जो क्लास NP है इसमें जितने भी सेट्स हैं वो सारे के सारे NP हैं और VP नहीं है। कहता है हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आगे उसकी आगे वो प्रूफ दे रहा है। कहता है द ओरिजिनल टर्म NP स्टूड फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम। कहता है बेसिकली NP जो है इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी को हम NP इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो NP जो ये अंडरस्टूड है वो ये बता रही है टर्म हमें कि ये तमाम की तमाम NP जो प्रॉब्लम्स हैं वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम के अंदर जो है वो उनको वेरीफाई किया जाता है। आगे
तो बस ये जो पढ़ा रहा हूँ ना अब ये सिर्फ MCQ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको टू द पॉइंट सिर्फ बात बता रहा हूँ। बस इसको आपने याद नहीं करना, सिर्फ कंसेप्ट लेना है MCQ के हवाले से। आगे, द रेफर टू अ प्रोग्राम रनिंग ऑन अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक कंप्यूटर दैट कैन मेक गैसेस। कहता है बेसिकली इसका मतलब ये भी होता है कि जब हम इन प्रॉब्लम को अपने कंप्यूटर के ऊपर जो है रन करते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक कंप्यूटर के ऊपर, तो कहता है उससे हमें क्या मिल जाते हैं, डिफरेंट तरह के गैसेस मिल जाते हैं। उसके बाद कहता है ऑब्जर्व डैट पी सबसेट ऑफ NP। ये इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको दोस्तों पढ़ेंगे हम P जो है वो सबसेट है किसका, NP का। इन अदर वर्ड्स इफ़ वी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम इन पोलिनोमियल टाइम, कहते हैं मान लो अगर हम एक प्रॉब्लम है उसको पोलिनोमियल टाइम में जो है वो सॉल्व करते हैं, वी कैन सर्टेनली वेरीफाई द सोल्यूशन इन पोलिनोमियल टाइम। कहता है फिर ये यकीन बात है कि अगर हम एक जो प्रॉब्लम है उसको पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर रहे हैं तो फिर कहता है ये यकीनन बात है कि उसको हम पोलिनोमियल टाइम में वेरीफाई भी, उसके सोल्यूशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। आगे, मोर फॉर्मली वी डू नॉट नीड टू सी अ सर्टिफिकेट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कहता है और एक और चीज़ यहाँ पे ये कि हमें ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम पोलिनोमियल टाइम में जो है वो सॉल्व भी कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन जो है वो पोलिनोमियल टाइम में वेरीफाई भी कर रहे हैं, तो कहता है ऐसी प्रॉब्लम के लिए हमें किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत, किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आगे, वी कैन सॉल्व इट इन पोलिनोमियल टाइम एनीवे। कहता है हाँ बस हम इतना कह सकते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को जो है वो किसी भी तरह से जो है वो किसी भी तरीके से पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये उसने शुरू में बता दिया कि P जो है वो सबसेट है किसका, NP का। आगे कहता है इट इज़ नॉट नाउन वेदर P इक्वल टू N। लेकिन यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो है MCQ में आपको आ सकता है कि बताओ जी P जो है वो क्या NP के इक्वल है। नहीं दोस्तों, वो सबसेट है। वो क्या है, P एक सबसेट है NP का। और एक और चीज़ यहाँ पे दूसरी क्या बात है कि वो P जो है वो NP के इक्वल नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है, P जो है वो NP के इक्वल नहीं होगा, इक्वल जो है वो नहीं है। हाँ, P जो है वो सबसेट है NP का। आगे, द बिलीफ कहता है ये हमारा ये मानना है इज़ डैट P नॉट इक्वल टू NP बट नो वन हैज़ अ प्रूफ फॉर दिस। यही बात उसने दोबारा रिपीट किया। कहता है हमारा ये मानना है कि जो P है वो सबसेट है NP का। दूसरी बात उसने क्या किया, कहता है और हमारा ये भी मानना है कि जो P है वो NP के इक्वल नहीं है। ठीक है, आगे वो कहता है बट नो वन हैज़ अ प्रूफ फॉर दिस। कहता है लेकिन कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो इस बात को अभी तक प्रूफ कर सका है। लेकिन हमारा ये मानना है कि वो P जो है वो NP के इक्वल नहीं है, लेकिन इसको कोई भी आज तक प्रूफ नहीं कर सका। नेक्स्ट, इतना समझ आ गई। चलें ये कंसेप्ट आपने बस ले लिया। चलें जी MCQs के हवाले से बस इतना ही आगे के लिए काफ़ी था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है रिडक्शन। ये रिडक्शन का जितना भी टॉपिक है ना पूरे का पूरा दोस्तों, इस टॉपिक को बेसिकली हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है सॉल्व करना है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपने जस्ट ये देख मैं लिखा भी हुआ आपके सामने के लिए जस्ट रीडिंग फॉर MCQs के। मान लें आपने यहाँ से लेकर इस पूरे टॉपिक को, ये जितना भी टॉपिक है 9.5 वाला ये पूरा टॉपिक आपने सिर्फ रीड करना है इसको, जस्ट किसके लिए, एक MCQs के लिए। आपका इसमें से बड़ा भी आया तो एक MCQ आता था, इसलिए आपने इसको सिर्फ जस्ट क्या करना है, रीड करना है इसको। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। तो बस रीडिंग आपने खुद कर लेनी है अब, क्योंकि मैंने इतना टाइम नहीं है कि इसको मैं पूरा रीड कर दिखाऊं। सो एक MCQ के लिए मैं पूरा रीड अब कर तो सकता नहीं हूँ। सो मैं ऐसे करता हूँ, मैं आपको ना इसका मेन लुब्बे लुबा बता देता हूँ, समझते हो ना, मतलब मेन कंसेप्ट बता देता हूँ। आखिरकार ये जो रिडक्शन है इसका मतलब आखिरकार क्या है दोस्तों। बेसिकली सबसे पहले इसका मतलब ये है, वो कह रहा है कि जनाब मान लो सपोज देयर आर टू प्रॉब्लम्स। कहता है मान लो हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं इसका मेन आपको कंसेप्ट देने जा रहा हूँ कि ये रिडक्शन है क्या, क्योंकि फिर कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि जी सर जी बस ऊपर से बस इतना बता दिया जस्ट रीडिंग फॉर MCQs तो इतना करके चले गए हैं, तो ये तो काम तो हम खुद भी कर सकते थे। ऐसा नहीं है, मैं आपको मेन कंसेप्ट दे देता हूँ। उसके बाद फिर आपने खुद जो है इसको पूरे टॉपिक को 9.5 वाले पूरे टॉपिक को एक दफ़ा रीड कर लेना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक या दो MCQ जो इसमें से आएगा वो आप इजीली कर सकोगे। चलिए, उसके बाद इसमें से ना तो कोई शॉर्ट आएगा ना ही कोई लॉन्ग आ सकता है, क्योंकि ये एग्जाम्पल काफ़ी बड़ी है। सपोज देयर आर टू प्रॉब्लम्स A एंड B। कहता मान लो आपके पास दो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम का नाम A है और दूसरी प्रॉब्लम का नाम B है। अगली बात कहता ये है कि कहता हमारा मानना ये है कि जो A है ना, जो A है वो कभी भी पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, उसने क्या कहा, कहता है हमारे पास दो प्रॉब्लम है, एक का नाम A है, दूसरी प्रॉब्लम का नाम B है, और हमारा ये मानना है कि जो A हम बल्कि मानना नहीं बल्कि हमारा हमें ये कंफर्म है कि जो A प्रॉब्लम है वो कभी भी पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं की जा सकती। उसके बाद आगे कहता B नॉट बिलोंग्स टू P। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कहता A जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में तो हमें इस बात के कन्फर्मेशन है कि A कभी भी पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन कहता B के बारे में हमें जो है इस बात का भी कंफर्म नहीं हुआ कि B भी पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं किया जा सकता। हाँ, कहता ये थोड़ा हमें शक पड़ रहा है कि B भी जो है पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन A के बारे में हमें कंफर्म है कि A सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन कहता जो B प्रॉब्लम है ना
उसके बारे में हमें अभी कंफर्म तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा शक पड़ रहा है कि बी भी जो है वो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये अब दोस्तों बेसिकली असल प्रॉब्लम है इस पूरे डिडक्शन टॉपिक के अंदर। उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। आगे एक और बात आपको क्लियर कर दूं, कहता है हमें ये शक तो पड़ रहा है कि बी जो है वो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये शक पड़ रहा है। लेकिन कहता है एक और चीज़ मुझे ये भी है कि जो बी प्रॉब्लम है ना वो थोड़ी थोड़ी मैच कर रही है ए प्रॉब्लम के साथ। क्या हो रही है, बी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी थोड़ी मैच कर रही है किसके साथ, ए प्रॉब्लम के साथ। अब अगली बात क्या, अब वो कहना क्या जा रहा है, अब वो कहना बेसिकली नेक्स्ट वो कहता है मेरा बेसिकली अब कहता है मतलब ये है कि अगर मैंने ये प्रूव करना है कि बी, ये बेसिकली कंफर्म करना है कि बी भी पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो फिर कहता है मुझे एक काम करना पड़ेगा। वो क्या बोला, कहता है या तो मैं बी को ए में कन्वर्ट कर दूं या ए को बी में कन्वर्ट कर दूं। सेम लाइक वैसे जैसे मान लो आपने ऊपर दोस्तों लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 8 में ये पढ़ा था कि आपके पास एक ग्राफ हो, तो आप उस ग्राफ को जो है वो एडजेसेंट, अगर आप उस ग्राफ के अंदर आपके पास डिफरेंट एडजेसेंट वर्टिसेस हों तो आप अपने उस ग्राफ को एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, याद आया। और आप उसी एडजेसेंसी मैट्रिक्स को देखकर जो है उसको ग्राफ में एडजेसेंसी वर्टेक्स वाले ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो। सेम लाइक वो ऐसे ही कह रहा है, कहता है जनाब इस अब मेरे पास एक ही सिर्फ सोल्यूशन है इसको प्रूव करने के लिए। कहता हम यहाँ तो ये कर सकते हैं कि बी जो प्रॉब्लम है उसको ए में कन्वर्ट कर दें, क्यों, और ए को कन्वर्ट कर दें बी में। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस बात का भी थोड़ा सा शक पड़ रहा है कि बी जो है उसकी कुछ ना कुछ खसूसियात जो है बी ए से मैच कर रही हैं। अब दोस्तों ऐसा करने के लिए कहता है हम करेंगे क्या, अब वो कहता है ये जो हम करने जा रहे हैं कि बी को या तो ए में कन्वर्ट करेंगे या ए को बी में कन्वर्ट करेंगे, कहता है इसके लिए भी कोई हमारे पास सोल्यूशन होना चाहिए, यानी कोई एल्गोरिदम होना चाहिए। तो उसके लिए कहता है हम 3 कलरिंग स्कीम जो एल्गोरिदम है जो वो यूज़ करेंगे। ये बेसिकली इस रिडक्शन प्रॉब्लम में वो कहना चाह रहा है। अब ये कलरिंग स्कीम दोस्तों प्रॉब्लम जो है ये एक बहुत बड़ा वाइड एरिया एल्गोरिदम है जिसमें हम बहुत अपने डिफरेंट तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इजीली जो है ये समझ लेते हैं कि इनको पॉलिनोमियल टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या इनको वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब वो कह रहा है अगली प्रॉब्लम में ये आ गई है कि ये जो कलरिंग एल्गोरिदम है इसके अंदर अगली प्रॉब्लम ये है कि क्या हम अपनी ये जो प्रॉब्लम है हमारी ए और बी वाली प्रॉब्लम, क्या इसको जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं 3 कलरिंग स्कीम के साथ, 3 डिफरेंट कलर्स के साथ। क्योंकि दोस्तों बेसिकली इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ के अंदर वो वर्टेक्स जिसके साथ दूसरे जो वर्टेक्स लिंक है उनको आपने डिफरेंट कलर से डिनोट करना होता है। क्योंकि दोस्तों ये कलरिंग जो एल्गोरिदम होता है ना इसमें बेसिकली हम ये करते हैं कि एक ऐसा वर्टेक्स जो जिस वर्टेक्स से लिंक को, मान लो जैसे ये वर्टेक्स इसके साथ लिंक है और इसके साथ भी लिंक है, अब दोस्तों इन तीनों वर्टेक्स का जो कलर है वो डिफरेंट होना चाहिए, ये आपका कलरिंग एल्गोरिदम कहता है। ठीक है, अब अगर हम इस एल्गोरिदम के इस रूल को फॉलो करें तो अगली प्रॉब्लम हमारे पास ये आ गई है कि क्या हम अपनी ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है जिसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, क्या इसको हम 3 कलर के साथ सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बेसिकली इस चीज़ को करने के लिए उसने ये पूरी एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखा रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको इस पूरी मेरी लुबेल आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपको जो बताया इस पूरे बेसिकली जब इसको आप पढ़ोगे ना तो आपको बेसिकली समझ आ जाएगी कि वाकई जो मैंने बात की थी वो बिल्कुल ठीक थी, कि जो मैंने आपको लुबेल बताया वो यही था। ठीक है, चलें जी, बाकी इसको आपने सिर्फ गो थ्रू करना, रीड करना, और ना तो शॉर्ट इसमें से आएगा ना लॉन्ग आएगा, सिर्फ आपने इसकी रीडिंग करनी है जस्ट 1 और 2 MCQs के लिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों टॉपिक नंबर 9.6। टॉपिक नंबर 9.6 में से भी दोस्तों आपको सिर्फ MCQs आ सकता है एक, वो भी बड़ी आ गया ना, बल्कि मेरा नहीं ख्याल इसमें से आएगा। लेकिन हाँ, हमारा दोस्तों मकसद मेन मोटिव ये है कि हमने हर टॉपिक को पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि मैं भी हो सकता है कि कुछ टाइम ऐसे होता है कि हमारा उसमें से MCQs आ जाए, हम उसे ऐसे कहें छोड़ दो इसको, तो बाद में उसमें से कोई MCQs आ गया तो फिर तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे ज़रूर। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं ये पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन क्या चीज़ है। दोस्तों पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन के अंदर भी बेसिकली एक ना कंसेप्ट है, वो कहता है जो हमने ऊपर रिडक्शन एल्गोरिदम किया उस रिडक्शन एल्गोरिदम के साथ हमें ये प्रूफ हो गया कि हम किसी भी प्रॉब्लम को जो है अब वेरीफाई कर सकते हैं इस बात के ऊपर क्या वो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व वेरीफाई हो सकता है या सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। अब यहाँ पे कहता है वही से डैट अ डिसीजन प्रॉब्लम L1, कहता है हमारे पास ना एक बेसिकली डिसीजन प्रॉब्लम है L1 के नाम से, इस पॉलिनोमियल टाइम जो कि पॉलिनोमियल टाइम के अंदर है। आगे रिड्यूसेबल टू डिसीजन प्रॉब्लम L2, कहता है जो कि रिड्यूसेबल है किससे, हमारी एक दूसरी डिसीजन प्रॉब्लम L2 से, कहता है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं रिटर्न इन। तो अब आपको MCQs में इस तरह से आ सकती है लाइन कि ये लाइन लिखी होगी और आपको कहा जा सकता है कि इसको रिटर्न करके दिखाओ जो मैथमेटिक्स की फॉर्म के अंदर, तो इस तरह से MCQs आ सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि कोई भी चीज़ स्किप ना करो, सिर्फ पढ़ लो इसको, जस्ट रीडिंग पर्पज़ के लिए इसको पढ़ लो। तो यहाँ पे देखो ये आपको MCQs बन के आ सकता है कि वो आप कह सकते हैं कि इस तरह से वही से डैट इन डिसीजन प्रॉब्लम L1 इज पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसेबल टू डिसीजन प्रॉब्लम L2, कि ये आपके पास एक स्टेटमेंट है, इसको मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखो। तो आप इसको कैसे लिखोगे, हमारी पहली डिसीजन प्रॉब्लम का नाम क्या है L1, तो हम लिखेंगे L1 लेस देन और इक्वल टू पॉलिनोमियल टाइम, लेस देन और इक्वल टू आगे ये P जो है वो पॉलिनोमियल टाइम को शो कर रहा है, आगे L2
कि बेसिकली वो कह रहा है जो L1 है वो बेसिकली लेस देन या तो लेस देन है या इक्वल है किससे, पोलिनोमियल टाइम के अंदर L2 से। समझ लगी बात की। चलें जी, उसके बाद दोस्तों अब लास्ट वाला जो पैराग्राफ है इसको पढ़ के बता देता हूँ आपको। तो MCQ इसमें से कौन सा आ सकता है वो मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया। उसके बाद कहता है द वे दिस इज़ यूज इन NP कंप्लीटनेस, कहता है हम जो है इस वे को जो है NP कंप्लीटनेस में जो है यूज़ करेंगे। इज़ डैट वी हैव स्ट्रॉन्ग एविडेंस, कहता है हमारे पास एक बहुत ही अब स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमने जो ऊपर रिडक्शन एल्गोरिथम किया ना उसकी हेल्प से, कहता है हमारे पास एक बहुत ही अब स्ट्रॉन्ग जो है पावरफुल एविडेंस आ गया है। क्या डैट L1 इज़ नॉट सॉल्वेबल इन पोलिनोमियल टाइम, कहता है इसके लिए हमने ये प्रूव कर दिया है, हमने ये सॉल्व कर दिया है, इस बात को प्रूव कर दिया है कि वेरीफाई कर दिया है कि जनाब जो हमारे पास L1 प्रॉब्लम थी ना वो पोलिनोमियल टाइम के अंदर उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। हैंस आगे वो कह रहा है द रिडक्शन इज़ इफेक्टिवली इक्विवेलेंस टू सेइंग, कहता है इसके अलावा ये जो हमारे पास रिडक्शन है ये बहुत ही अच्छे से हमें ये भी बता रही है, सेइंग ये भी कह रही है दैट सिंस L1 इज़ नॉट लाइकली टू बी सॉल्वेबल इन पोलिनोमियल टाइम देन L2 इज़ आल्सो नॉट लाइकली टू बी सॉल्वेबल इन पोलिनोमियल टाइम। बेसिकली इसका मतलब दोस्तों बेसिकली ये है, कहता है रिडक्शन वाले कंसेप्ट को करने के बाद यानी वो कलरिंग एल्गोरिथम को करने के बाद हमने यहाँ पे दो चीज़ें की हैं। पहला जो L1 है वो लेस देन और इक्वल टू है पोलिनोमियल टाइम के अंदर L2 से, ये एक इंपॉर्टेंट MCQ हो गया। दूसरा कहता हमने ये बात सीखी है रिडक्शन से कि जो L1 हमारे पास डिसीजन प्रॉब्लम थी वो पोलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व नहीं की जा सकती। ऐसे कहता जो L2 है वो भी पोलिनोमियल टाइम के अंदर जो है वो सॉल्व नहीं की जा सकती। बस इसमें ये जो है एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था कि इसको रिटर्न कैसे करते हैं। बस जी आपका ये पॉइंट खत्म हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लास्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम जो है टॉपिक नंबर 9.7 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।